नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज एक हमने बड़ा ही यूनिक टॉपिक लिया है और अगर आप इसके बारे में कहीं ढूंढेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे या देखने की भी कोशिश करेंगे तो ये शायद आपको ना मिले। ये है टॉपिक इस्लामाबाद के सरीना होटल का और उसके जो बैकग्राउंड में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। अच्छा, पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हुई थी, मैं कहूँगा। 10 से 12 अप्रैल को वहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर और एक कह लीजिए कि ऑलमोस्ट न्यूक्लियर पावर, जी हाँ, यूएसए, पाकिस्तान और ईरान, इनकी मीटिंग चल रही थी। और वो कहाँ चल रही थी? एक होटल में चल रही थी, सरीना होटल में चल रही थी, ठीक है? बड़ा फेमस होटल है वहाँ का, यहाँ बहुत सारी डिप्लोमैटिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो यहाँ पे ये मीटिंग चली और मीटिंग फेल हो गई, जो सबको हमें पता है, और सब अपने-अपने घर चले गए। लेकिन जो उसके बाद का जो दृश्य है वो बड़ा अद्भुत है, क्योंकि जो एक न्यूक्लियर पावर, वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट आर्मी और अपने को बहुत ही एक सक्षम देश मानने वाला पाकिस्तान, उसके पास पैसे नहीं थे कि इस होटल के बिल को चुका सके। हालांकि उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा अपने हाथ में ले लिया था कि हम इस वॉर को रुकवा के रहेंगे, हम नोबेल पीस प्राइज लेकर रहेंगे, वगैरह वगैरह। ये है ऑर्गेनाइजेशन आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क। आप याद रखिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भारत में भी प्रचलित है। आगा खान तो बहुत ही फेमस हैं। इनफैक्ट 1969 में एक ब्रिटिश सिंगर थे, पीटर। वो एक लड़की के साथ उनको प्यार हो गया, लेकिन लड़की जो थी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई और इनको छोड़ दिया उसने। और उन्होंने उसके लिए एक सॉन्ग लिखा था और उसमें भी आगा खान का नाम आता है। You know the Aga Khan he sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun. For a laugh. Ha. Ha. सो एक आप सर्च करके देखिएगा 1969 का ये सॉन्ग, और आपको पता लगेगा कि ये कितनी बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो है ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, विलेजेस की सोसाइटीज में, वहाँ के जो इकोनॉमिक जो चीजें हैं उनमें घुसे हुए हैं। ये अफ्रीका में है, ये यूरोप में है। ये कोई छोटी मोटी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इकोनॉमिक नेटवर्क है, इसकी बहुत शक्ति है। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि ये पाकिस्तान में क्या हुआ था, फिर उसके बाद इस पूरी कंपनी का बैकग्राउंड, क्या इससे हमें सतर्क रहना चाहिए, क्या ये खतरा है भारत के लिए। इन सब के ऊपर एक बार फिर से ब्रिगेडियर आशीष पोपली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आशीष, वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। तो बताइए ये भाई, ये क्या हुआ था, ये सरीना होटल की डिटेल में कुछ बताइए और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ओके संदीप, एज यू सेड, ये रिसर्च करने पर भी इसके ऊपर कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। नो वन हैज डन एनी वायबल, कोई यूट्यूब पे कुछ मिल जाए या कहीं रिसर्च में मिले तो ऐसा कुछ नहीं है। सो दो चीजों के आपने लीड लिए हैं। वन इज द टॉक जो सेरेना होटल में हुई इस्लामाबाद में, एंड देन इज द बैकग्राउंड ऑफ ए पर्सनैलिटी कॉल्ड आगा खान। सो इन दोनों को आज जी हम समझेंगे। पहले एक छोटा सा टिप्पणी कर लेते हैं कि सेरेना होटल और क्यों सेरेना होटल। जी ट्रंप को एक मीडिएटर ओब्लिक मैसेंजर के रोल में उन्होंने पाकिस्तान को चुना। क्यों चुना ये उनकी मर्जी है, और क्या उसमें एडवांटेज था, शायद पहले से ही पता था कि ये ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। एंड मे बी अगर इंडिया को या किसी और, ओमान से तो पहले भी बातचीत चल रही थी, कोई ऐसे देश को अगर उन्होंने रोपन करने की कोशिश की भी हो एज ए मीडिएटर, तो शायद वो कंट्रीज कतरा गई हो, बिकॉज कोई वाइबल नेट रिजल्ट दिख नहीं रहा था किसी को। जी नोइंग कि ये ज्यादा कुछ इसमें निष्कर्ष नहीं निकलेगा, आई थिंक पाकिस्तान को दे ब्रॉट देम ऑन द टेबल। पाकिस्तान बड़ी पेक्यूलियर सिचुएशन में था। एक तरफ उसको सऊदी को अंडर ए पैक्ट हेल्प करना था, और दूसरी तरफ ये था कि अमेरिका ईस्टर्न ईरानियन बॉर्डर बलोचिस्तान से शायद अंदर ग्राउंड फोर्सेस भेज दे। ये भी स्पेकुलेशन में था। सो पाकिस्तान वाज इन ए बाइंड, और ये उनके लैप पे एक अपॉर्चुनिटी गिरी और उन्होंने उसको पकड़ लिया फील्ड मार्शल मुनीर ने, कि इससे एक स्टेचर वर्ल्ड में अगर ये रिजॉल्व कर दिया या कुछ एक कदम भी ले लिया, एंड पाकिस्तान वुड हैव फाउंड इट्स मोमेंट ऑफ ग्लोरी अनडाउटेडली अगर इसका कोई निष्कर्ष निकलता। पॉइंट इज, जी निष्कर्ष तो नहीं निकला, क्योंकि किसी भी मीडिएटर ओब्लिक मैसेंजर देश जो ये मीडिएट कराता है इस लेवल की, इस ग्रेविटी की टॉक्स को, उसके पास तीन शब्दों का मैं यूज करने वाला हूं। वो है क्रेडिबिलिटी, ऑप्टिक्स, जियोपॉलिटिक्स, और एक चौथा न्यूट्रलिटी। चारों शब्दों को अगर हम समझें, क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की आप और मैं और दुनिया जानती है, कोई किसी वजह से कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी भी एंगल से। ऑप्टिक्स, बहुत बड़ा ऑप्टिक्स था ये, लेकिन वो इसको मैनेज नहीं कर पाए, जो आपने बोला सेरेना होटल का, हम उस पर आ रहे हैं। न्यूट्रलिटी पाकिस्तान की ईरान को भी मालूम था। इनफैक्ट कल उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि पाकिस्तान न्यूट्रलिटी कभी था ही नहीं, क्योंकि वो अमेरिका जी की लाइन टो कर रहा था।
सो बोथ कंट्रीज न्यू कि कोई न्यूट्रलिटी फैक्टर नहीं है। एंड जियो पॉलिटिक्स में इनके पास कोई लेवरेज, कोई ग्रेविटास, कोई ऐसी लीडरशिप जो इसको, इनफैक्ट अगर मुनीर की जगह अगर आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर को बिठाते तो ज्यादा ग्रेविटास होता। ही इज मोर Yeah. वेल रिस्पेक्टेड फॉर हिज व्यूज देन फील्ड मार्शल मुनीर। I agree to it. So on all four aspects, Pakistan was not the choice, right? But still, जी टॉक्स वहां हुई। तो ये जो चार शब्द हैं, ये पाकिस्तान एज ए होस्ट नेशन से तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन जो वेन्यू है उससे मिल रहे थे, हम्म सेरेना होटल। क्यों? इसके बारे में बात करें। ये जो क्रेडिबिलिटी, न्यूट्रलिटी, ऑप्टिक्स, जियोपॉलिटिक्स का जो मिश्रण है, ये उस वेन्यू सेरेना होटल से मिल रहा था। 10 से 12 तारीख की ये अप्रैल की ये टॉक्स थी। 8 तारीख को सेरेना होटल, जो सबसे बड़ा है इस्लामाबाद में, तकरीबन 400 कमरे हैं, पूरे होटल को खाली कराया गया। 8 से लेकर 13 तक सारे गेस्ट को वहां से मूव किया गया, सैनिटाइज किया गया, लॉकडाउन कर दिया गया। सिर्फ स्टाफ अंदर था और स्टाफ बाहर भी नहीं आया। इस पूरे 5 दिन के एपिसोड में जो खर्चा हुआ, कुछ मिलियन डॉलर्स, कोई फिगर कहीं नहीं मिल रही यहाँ पे, बट मैंने उस होटल के रेट्स निकाले हैं, booking.com या मेक माई ट्रिप वगैरह पे मिल जाते हैं, और एक रफ कैलकुलेशन की कि रूम इटसेल्फ, अगर मैं एक स्टैंडर्ड रूम की कॉस्ट ले लूं उनकी, 160 से $200 का एक कमरा है, 400 कमरे, और उसमें प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं वगैरह, खाना पीना, लॉजिस्टिक्स, गाड़ियां इत्यादि, ये सबको अगर मैं इंक्लूड करूं तो कुछ मिलियन डॉलर्स में जाता है, जो पाकिस्तान पे नहीं कर पाया। एटलीस्ट दैट इज व्हाट केम इन द मीडिया। और वो आगा खान ट्रस्ट जो है, जो ओनर है उस होटल की, उन्होंने उसको वेव ऑफ कर दिया। सो इंस्टेड ऑफ कोई एक्रूइंग सम बेनिफिट और वर्ल्ड स्टेचर फॉर पाकिस्तान, तो ये अब सदियों के लिए उनके ऊपर एक टीका लग गया है कि यार ये धब्बा क्रेडिबल लग तो गया, कभी भी नहीं थे, लेकिन ये तो इन चीजों को, इतनी ग्रेविटी वाली ऑर्गेनाइज मीटिंग्स को फंड करने को या पे ऑफ करने की भी काबिलियत नहीं है। वो शायद फिर सऊदी अरेबिया के पास चले जाते या यूएई के पास कि हमारे को 5-10 मिलियन डॉलर दे दो इसको पे करने के लिए, शायद। जी So this is where I want to finish on Serena Hotel. The credibility was of the venue. Why? We will discuss. अच्छा, तो आपने ये आगा खान की बात की, तो कौन थे आगा खान, कौन थे ये? इनका जो आपने एक नेटवर्क की भी बात की, AKDN की, ये क्या चीज है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, और क्या ये पार्टीशन से पहले था, उसके बाद में, और क्या क्या इसके डिफरेंस कैसे हैं ये इस्लामिक कंट्रीज में वगैरह में, इसके ऊपर कुछ बताएंगे? Very good question. जब तक इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ना समझें तो आज की जियोपॉलिटिक्स में हम इसको समझ नहीं पाएंगे। मुस्लिम समाज में सुन्नी और शिया दो बड़े सेक्ट हैं। अब मैं सिर्फ जी शिया के अंदर जा रहा हूं। शिया वो हैं जो इमाम अली, जो प्रॉफेट मोहम्मद के सन इन लॉ और फर्स्ट कजन भी थे, उसको जो मानते हैं वो हैं शिया। ठीक है। इन शियाज में भी 3 बड़े ग्रुप बन जाते हैं। जो सबसे बड़ा है वो ईरान में है, जो 12 शियाज जिनको बोला जाता है। मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करेंगे। सेकंड सेक्ट है नाजीरी इस्माइली सेक्ट, शिया। दोनों में जो मेन अंतर है वो ये कि जो 12 शिया, जो खोमेनी ईरान वाला है, वो एक हिडन इमाम की बात करते हैं कि 12 इमाम होते थे इमाम अली के बाद, और 12वां जो है जिसका नाम है महदी, वो कहीं चले गए हैं और अभी छुपे हुए हैं, और जब वो आएंगे तो दुनिया को, कयामत के बाद से उसको आगे दुनिया को ठीक करेंगे। लेकिन जब तक वो छुपे हुए हैं तो हम एक बंदे को, जो रिस्पेक्टेड बंदा है, उसको अपॉइंट कर देंगे। दैट इज व्हाट इज खोमेनी, आयतुल्लाह खोमेनी। वो हिडन इमाम की वेट कर रहे हैं। सो दैट इज द मेजॉरिटी शिया। वेर जो इस्माइली शिया हैं, ये प्योर ब्लड लाइन पे चल रहे हैं इमाम अली की, यानी प्रॉफेट मोहम्मद की ब्लड लाइन है। और ये एक के बाद एक हेरिडिटी जो इनका जो बनता है, मतलब फादर से सन में जो जा रही है, ये ब्लड लाइन में इमाम बन रहे। इमाम का मतलब लीडर होता है। आज की तारीख में 50th इमाम इस इस्माइली सेक्ट में चल रहे हैं। जब 46th इमाम थे, उनको शाह ऑफ ईरान, पर्शिया के जो शाह थे, उन्होंने उनको एक टाइटल दे दिया जिसका नाम था आगा खान, जिसका लिटरल मीनिंग है मास्टर। तो 46th इमाम को टाइटल मिला आगा खान, ही बिकेम आगा खान 1। आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो आज 2025 में आगा खान 5 इज द रूलर ऑफ दिस सेक्ट। ओके ठीक है। एक छोटा सा इंसिडेंट याद आता है, क्योंकि हमें ज्यादा इस आगा खान इत्यादि के बारे में पता नहीं है। जब मैं नेशनल डिफेंस जी अकेडमी में था तो फर्स्ट सेमेस्टर यूज्ड टू बी आउटसाइड मेन एनडीए, एक घोरपुड़ी नाम की जगह थी। तो वहां जी से जी जी जब हम भागने के लिए जाया करते थे, 6-8 किलोमीटर भागते थे रोजाना, तो एक आगा खान पैलेस है पूनम, हम उसका चक्कर लगा ओह के आते थे। नेवर डिड आई रियलाइज, मुझे इसकी कोई हिस्ट्री नहीं पता थी ये क्या है। हम सोचते थे कोई हम्म फ्रीडम फाइटर, कोई आगा खान मस्ट बी सम फिगर, जैसे बाबर हम मीम देखते हैं।
And today I'm going to reveal to even my friends who are watching कि आगा खान पैलेस जिसके हम चक्कर लगाते थे वो कहानी क्या है. So आगा Yeah. खान 1 जो ये टाइटल मिला ये 1818 के आसपास मिला. शाह फैजल ने Okay. दिया और वो आगा खान 1 बॉम्बे माइग्रेट हो गए. That is how the Okay. connect with India. It started from Aga Khan 1 only. So Ismaili community shifted from Iran क्योंकि वो differences थे उनके religious उनके जो Shia sect में. So they found solace in this part of the world. So Bombay में आ गए. And with him came the Ismaili community here. उनके बाद उनके आगा खान 2 then आगा खान 3. Now आगा खान 3 की बहुत importance है हमारे लिए. आगा Okay. खान 3 was a personality. A good personality. मैं उनकी जो pointers हैं वो दूंगा then we can realize कि कितनी बड़ी चीज. Firstly, born in Karachi, so Indian born we can say, लेकिन British nationality थी उनकी. He was the person who started All India Muslim League in 1906. Oh. हम जो All India Very Muslim League में important. जिन्ना को जोड़ते हैं, it was started by Aga Khan III. So he was the first president of AIML. जी जी जी. उनके रूट्स बॉम्बे के हैं और जिन्ना के साथ मैं थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ कि दोनों के रूट्स बॉम्बे हैं. दोनों पढ़े लिखे थे, एलीट सर्कल्स में घूमते थे. लंदन और बॉम्बे में इनकी बड़ी सर्कल था. इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलता था प्री पार्टीशन डेज में, उन दिनों में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं, उन दिनों में 1919 1920 में, कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी. समवेयर इन 1923 मोहम्मद अली जिन्ना डाइवर्ज हुए और उन्होंने एक 2 नेशन थ्योरी का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में एक लेक्चर लिया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को एज ए सेपरेट स्टेट होना चाहिए. सो 2 नेशन थ्योरी स्टार्ट हुई जिन्ना की. Jinnah then stepped into the shoes of Aga Khan III and started leading All India Muslim League. इसके बारे में हमें पता है, हम जानते हैं, लेकिन आगा खान के बारे में नहीं पता था. मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये जो आगा खान वाली जो लिनियज है, ये जो इस्माइली सेक्ट है, और इससे बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलता है कि क्यों सेरेना होटल, क्यों इतनी क्रेडिबिलिटी. वर्ल्ड वाइड मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, चाहे वो सुन्नी सेक्ट हो या शिया सेक्ट हो, वर्ल्ड में कोई ज्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी या उनको फेस वैल्यू पे कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि आप उनको एसोसिएट कर देते हो कोई पॉलिटिकल अपसर्ज, राउडिज्म, व्हाटएवर, दो नेगेटिव एस्पेक्ट में जाते. नाउ सी द डिफरेंस ऑफ दिस शिया इस्माइली कम्युनिटी. इनके जो फोकस पॉइंट्स हैं जो लिखे हुए मिलते हैं वो हैं एथिक्स. अब एक एक वर्ड का मीनिंग बहुत भारी होने वाला है. एथिक्स, एजुकेशन, सोशल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लॉ अबाइडिंग, नो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन. बहुत बड़ी मीनिंग आ गई. कम्युनिटी शुड बी सिविकली एंगेज्ड विद पीपल. दे शुड इन्वेस्ट इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हेल्थ केयर, फिलेंथ्रोपी, ज़कात जिसको बोलते हैं कि आप अपने दान दीजिए. सो इनके 10 बड़े प्रिंसिपल्स बन जाते हैं. ये और चीजें बोलते हैं वो है कि रिलीजन और गवर्नेंस सेपरेट होना चाहिए. वाह, बहुत बड़ी बात है ये इस्लाम में. ये दुनिया में किसी नेशन स्टेट, इन्होंने कभी एज ए सेक्ट, इन्होंने कभी नेशन स्टेट की बात नहीं की. जब पार्टीशन हुआ, पोस्ट पार्टीशन हमारे इंडिया में, तो जिन्ना जो पाकिस्तान चाहते थे उनको पाकिस्तान मिल गया. व्हाट वाज आगा खान III डूइंग एट दैट टाइम? रिच मैन, बहुत पैसा, वर्ल्ड पर्सनालिटी. और भी बता दूं, आगा खान III 1920 में बनी लीग ऑफ नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस को प्रिसीड किया था, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद. लीग ऑफ नेशंस का जो 3rd प्रेसिडेंट था वो आगा खान III था. यू सी द स्टेचर, हाउ ही वाज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. या ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट तो रहे फाउंडिंग फादर, बट ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस जस्ट बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड. सो ही वाज अ पर्सनालिटी. जब पार्टीशन हुआ तो ये इन्होंने सीधा बोला कि मैं किसी नेशन स्टेट, मार्क द वर्ड्स, नेशन स्टेट के साथ अलाइन नहीं होऊंगा, मैं न्यूट्रल रहूंगा. तो ये जब इनके जो शिया सेक्ट के साथ जो डिफरेंसेस मैंने बताए, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लॉ अबाइडिंग, रिलीजन, गवर्नेंस, अलग अलग, एंड न्यूट्रलिटी, तो ये हैं शब्द जो आज तक आगा खान के साथ या उनकी ट्रस्ट के साथ या उनके डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं. Then came Aga Khan IV, his son. He decided that अगर हमें philanthropy करनी है और ह्यूमन कनेक्ट करना है, वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर्स में ह्यूमन अपलिफ्टमेंट करनी है, तो सिर्फ philanthropy से नहीं हो सकता. आई नीड टू हैव बिगर बिजनेसेस जहां से मैं प्रॉफिट बनाऊंगा और फिर philanthropy में जाऊंगा. तो ही वाज, आगा खान IV वाज द वन जिन्होंने बिजनेस को बहुत बढ़ाया. 2017 की फिगर्स मिलती हैं मेरे को नेट पे. देयर टर्नओवर वाज $4 बिलियन.
इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को पॉलिटिकली लो प्रोफाइल रखा है, चुप रहते हैं, कहीं न्यूज में नहीं आते हैं, लेकिन तकरीबन 35 देशों में इनका फुटप्रिंट है ऑन सोशल वर्क, कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो। आगा खान 4 ने 1967 में जब ये एक प्रिंसिपल बनाया कि हमें प्रॉफिट लेना पड़ेगा ताकि हम फिलैंथ्रोपी और कर पाएं, तो उन्होंने एक शब्द का गठन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो थी AKDN, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, आगा जी, जी। खान डेवलपमेंट नेटवर्क। सो 1967 में शुरू हुआ। इसके 2 वर्टिकल बने, एक बना नॉन प्रॉफिट और एक बना फॉर प्रॉफिट। तो नॉन प्रॉफिट में तो मैं बोल चुका हूं वो चीजें जो ये कर रहे हैं, जी, जी, जी। लेकिन प्रॉफिट के अंदर इनके 11 वर्टिकल्स हैं। मैं सबके नाम नहीं ले रहा, आई जस्ट रैटल आउट 3-4 ऑफ देम। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, हॉस्पिटैलिटी, जिसमें सिरेना होटल आ जाता है, हेल्थ केयर, फार्मा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इनके 11 जी। वर्टिकल्स हैं, और बाय द वे इंडिया में इन 11 में से 8 फंक्शनल। हुँ। नाउ आई जस्ट समराइज ऑन दिस पार्ट। ये इतना इतना फैला हुआ $4 बिलियन, और मे बी आज बहुत, उससे भी बहुत ज्यादा, 2017 10 साल हो गए उस बात को, हाँ, that's ठीक all है। right. अगर फिगर ही नहीं मिल रही इनकी कि कितना टर्नओवर है, किसी कोई न्यूज में नहीं आते, तो दैट इज व्हाई दे आर क्वाइट बट दे आर हुँ, इन्फ्लुएंशियल। ये दोनों शब्द समझने बहुत जरूरी हैं। क्वाइट है, इन्फ्लुएंशियल। कमिंग बैक टू सेरेना होटल एपिसोड, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान को तो ईरान और अमेरिका और चाइना कोई कितना ही उसको क्रेडिबल दे रहा हो, लेकिन द मोमेंट यू नो कि सेरेना होटल में हो रहा है, द वर्ड ऑफ आगा खान, द ओनरशिप ऑफ सेरेना हुँ। होटल बीइंग ऑफ आगा खान, दैट ब्रॉट द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी कि ओके द वेन्यू इज राइट। बिकॉज ये ऐसी बातचीतें जो होती है, वेन्यू बहुत मैटर करता है। ऐसे ही नहीं आप चुन लेते हो कहीं कहीं पे हम जा रहे हैं। सो सेरेना होटल, हमें समझना पड़ेगा कि क्रेडिबिलिटी डिड नॉट कम फ्रॉम नो, पाकिस्तान, कि इस्लामाबाद में हो रहा पाकिस्तान। है। इट केम फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ द होटल, आगा खान। हाँ, तो बड़ी स्मार्टली उसको यूज़ करने की कोशिश की, एब्सोल्युटली, लेकिन एब्सोल्युटली। हुँ, मैं समराइज कर रहा हूं आगा खान वाली कहानी को छोटे में, कि ये एक यूनिक जी। मॉडल है वर्ल्ड का, जो कैपिटलिज्म और फिलेंथ्रॉपी को ब्लेंड कर रहा है। ये एक यूनिक हाइब्रिड मॉडल है, जो डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बिना रिलीजन को बीच में डाले हुए मुस्लिम कम्युनिटी से आता है। ये रिलीजियस लीडरशिप को यूज किया इन्होंने। आफ्टर ऑल आगा खान इज अ रिलीजियस लीडर ऑफ देयर सेक्ट। जी, 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 ही हाँ, हैज क्रिएटेड एक पैरेलल डेवलपमेंट इकोसिस्टम वर्ल्ड ओवर। सो ये ओके, मुस्लिम समाज में इस किस्म का कोई एग्जाम्पल नहीं है, बढ़िया। अकेला एग्जाम्पल है। मैं इसमें और थोड़ा बता रहा हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट है, इसके पास इकोनॉमिक हेफ्ट है, इसके पास रिलीजियस बैकबोन है, और ये क्रॉस बॉर्डर कंटिन्यूटी देता है। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हाँ, ये अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में बहुत डोमिनेंस है इनकी, कीनिया जी, जी, और तंजानिया एक्सेट्रा में। पर जो मेन जो इनका फोकस है वो है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान। अब मैं इसमें जरा आप जो लोग जियोपॉलिटिक्स करते हैं आप और मैं पढ़ते हैं इसके बारे में, जस्ट सी द हॉटस्पॉट्स, इंडिया, पाकिस्तान। सो बॉम्बे, गुजरात, कराची, सो बिजनेस लाइन है इनकी। देन इट गोस टू गिलगिट बाल्टिस्तान, ह्यूज हाँ। फुटप्रिंट है। देन इट शिफ्ट टू वखान कॉरिडोर। इनके पास कम्युनिटी हेल्प है फॉर उइघुर मुस्लिम्स इन वेस्टर्न चाइना, इन जिंजियांग, अनदर हॉटस्पॉट। जी। Then it shifts to Wakhan corridor and then up to Tajikistan, Dushanbe. Interestingly, उइघुर मुस्लिम्स और ताजिकिस्तान मुस्लिम्स ये सुन्नी हैं, हुँ, पाकिस्तान भी सुन्नी डोमिनेंट है। पॉइंट इज कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो शिया सेक्ट की है, लेकिन ये ना कभी किसी नेशन स्टेट की तरफ गई, ना इसने कभी ऐसा बोला कि मैं सुन्नी है तो मैं उसको लुक आफ्टर नहीं करूंगा या वहां पे कोई सोशल कल्चरल प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। ये हाँ, एक्सेप्टेबल है। इंटरेस्टिंग बात, हाँ, मैं 5-6 कंट्रीज के नाम दे रहा हूँ, और कोई शायद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जो लॉबी करते हैं अमेरिका में, वो भी बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वाले हैं या कार इंडस्ट्री है, वो भी इस तरीके की एक्सेप्टेबिलिटी लेकर के नहीं आते जो मैं कंट्रीज के नाम ले रहा हूं फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए यूएस, उनको जी। एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये रेडिकलाइज नहीं है मुस्लिम। चाइना एक्सेप्टेबल, फाइट की ये लोग हेल्प कर रहे हैं उधर उइगुर मुस्लिम को, एक्सेप्टेबल, हुँ, बिकॉज नीट है, क्लीन है, कभी इन्होंने ओवर्ट आकर के कोई किसी चीज को दंगे फसाद वगैरह में सपोर्ट नहीं किया। एक्सेप्टेबल टू रशिया, इट इज एक्सेप्टेबल टू पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान। इस इलाके में आप 6-7 अगर बड़ी कंट्रीज के नाम लो जो ईरान यूएस की लड़ाई में कहीं मदद कर सकते हैं। हम सिर्फ नेशन स्टेट्स की बात करते हैं कि चाइना इंडिया क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सबको एक्सेप्टेबल।
which is very unique. And hence, going back to that Terana, the trust was इस ऑर्गेनाइजेशन का, पाकिस्तान का ट्रस्ट नहीं था किसी को, ईरान को तो कभी भी नहीं था। आपने कुछ बताया पहले कि इंडिया में भी इनकी प्रेजेंस है, तो क्या है इनका इंडिया से क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है ये जो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क है, और भारत इनको एक्सेप्ट क्यों कर रहा है? हालांकि कुछ कुछ आपने बताया है, लेकिन क्या कोई डर नहीं लगता भारत को, क्योंकि काफी ज्यादा इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से भारत को डर लगता है, या तो क्या इसके बारे में कुछ इस पे प्रकाश डाले कुछ? ओके, सो इंडिया का जो पुराना कॉन्टैक्ट है वो आगा खान 3 से मैंने बता दिया कि ही आगा खान 1 सेटल हुए थे इंडिया में, देन 2 3 इंडिया में ही रहे। हालांकि नेशनैलिटी उनकी सिटीजनशिप वो ब्रिटिश थी, या जो आगा खान 4 थे वो स्विस नेशनैलिटी के हो गए, बट इंडिया एक बहुत बड़ा उनका बेस रहा और अभी भी है। जी 11 वर्टिकल जो फॉर प्रॉफिट हैं उसमें से 8 इंडिया में फंक्शन करते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC, समझते हैं? आगा खान was the pioneer to हाँ start HDFC. आज की तारीख में कोई उनका कोई शेयर या कोई नहीं मिल रहा मेरे को उसमें, बट ही वाज वन ऑफ द पीपल, द लीडिंग पीपल जिन्होंने HDFC सेटअप किया 1970 के आसपास में। एक और इनका जो बैंकिंग में इंडिया में जो आज की तारीख में बड़ा फुटप्रिंट है, ये माइक्रो फाइनेंसिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है अलग अलग देशों में, रूरल एरियाज में। एंड दैट इज हाउ ये इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी एक नेशनलाइज्ड बैंक या RBI कंट्रोल्ड बैंक में डाली। और एक बैंक है जो हेडक्वार्टर है बॉम्बे में, DCB, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक उसका फुल फॉर्म है। सो DCB बैंक, ऑल्दो बी का मतलब भी बैंक है, बट दे कॉल इट DCB बैंक। दिस बैंक, इस बैंक में इनकी आज की तारीख में 15 से 16% स्टेक है, और लेट 2025 में इनकी 14% स्टेक था। लेट 2025 में RBI ने इनको कई लाख शेयर और अपना बढ़ाने का वो परमिशन दी है, जिससे आज की तारीख में 15.5-16% हुई। ये जब पाकिस्तान वाला इंसिडेंट हुआ था, तो जो न्यूज इंडिया में चली थी वो ये थी कि वी शुड बी कॉशियस, इंडिया कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं इन्होंने, तो अभी 2 महीने पहले 4 महीने पहले इंडिया ने इस ट्रस्ट को कई लाख शेयर और दे दिए बैंक वगैरह में, और ये तो हमारा बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, 15-16% में ये सिर्फ बोर्ड के मेंबर हैं, डिसीजन मेकिंग में नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सेकेंडली, इंडिया में बैंक्स आर वेरी टाइटली कंट्रोल्ड ऑन ए डेली बेसिस बाय RBI। जी तो कोई अगर कुछ हेवायर होता हुआ दिख रहा है तो सामने आ जाता है, कोई ज्यादा इतना डरने की वो कहानी दिख नहीं रही है इसमें। प्लस इस ऑर्गेनाइजेशन, ये अभी नहीं है, ये हमारे पास प्री पार्टीशन टाइम से माइक्रो लेवल पर रूरल इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो एक क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, अगर गड़बड़ होती या कोई क्वेश्चन मार्क रेज हो रहे होते तो कई सालों में कई बार आ चुका होता है। इंडिया में टेररिज्म इत्यादि ये सब चीजें कई सालों से चल रही हैं, बट इस नेटवर्क का नाम कहीं भी नेगेटिव एस्पेक्ट में अभी तक नहीं आया है। अगर हम कहें कि कॉशियस होना चाहिए, तो यस, वी शुड बी उतना ही कॉशियस जितना हम किसी भी फॉरेन फंडिंग वाली कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से रहते हैं। आई थिंक दैट इज ए वैलिड पॉइंट। मैं 3-4 चीजें बोलता हूँ कि जिसके ऊपर हमें किसी भी कंपनी, मैं AKDN की बात नहीं कर रहा हूँ, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फॉरेन वाली कंपनी का मैं 4 शब्द यूज कर लूं तो उनके लिए हमें कॉशियस होना चाहिए, और होते हैं। फर्स्ट इज फॉरेन फंडिंग। यस, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क इज ए फॉरेन एंटिटी। जितने फंड हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, डॉलर आ रहा है जा रहा है, वो फॉरेन फंडिंग में आता है। रिलीजियस बैकबोन, यस, ए कॉज ऑफ कंसर्न, ये तो सेक्ट के लीडर हैं, रिलीजियस एंगल है, हालांकि वो इसको प्रचलित नहीं करते हैं, ऊपर नहीं आने देते हैं। बट फाइनेंशियल है, हम किसी भी अगर नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो अगर टेररिज्म फैलाना है या कुछ उन्होंने रिजीम चेंज करानी है, तो फाइनेंसेस बहुत चाहिए होते हैं, वो इस कंपनी के पास हैं। तो कैन दे प्ले डर्टी? वेल यस, दे हैव ऑल द वर्टिकल्स इन प्ले, रिलीजियस एंगल, फाइनेंशियल एंगल, फॉरेन फंडिंग एंगल, एंड इट वर्क इन ऑल द सेंसिटिव एरियाज। गिलगित बाल्टिस्तान, जिंजियांग, वखान, कराची, बॉम्बे, हम वो फाइनेंशियली सेंसिटिव हैं और कुछ किसी और वजह से सेंसिटिव हैं, तो बॉर्डर एरियाज हैं, ये क्रॉस बॉर्डर सेंसिटिविटी को मेंटेन करके चल रहे हैं। एंड हैट्स ऑफ टू दिस ऑर्गेनाइजेशन कि आप ऐसे ऐसे एरिया में काम कर रहे हो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इंडिया पाकिस्तान चाइना, कहीं काराकोरम हाईवे आ रहा है, कहीं उइगुर का एंगल है, हमने इसके ऊपर किताबें पढ़ ली, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रत्ती भर भी कहीं आता ही नहीं, और ये कई सालों से वहां पे काम कर रही है, और बिलियंस में ट्रेड है इसका, ट्रेड मीन्स टर्नओवर। सो आई थिंक वी हैव टू बी कॉशियस, yes, but
शुड वी बी कंसर्न्ड? मेरा व्यू, नो। आई थिंक एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जब इतने साल आपको डिविडेंड दे जाए और कभी भी ए पॉलिटिकल से हट करके ना आए, इंडियन आर्मी के ऊपर या आर्म फोर्सेस के ऊपर क्यों क्रेडिबिलिटी रहती? क्योंकि ए पॉलिटिकल नोन है। वैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन का आई थिंक दे हैव टू डू समथिंग टू प्रूव कि हाँ यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट अस। दे हैव नॉट डन एनीथिंग, सो दैट इज वेयर आई वांट टू। सो बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी पढ़ने की कोशिश की थी इसके ऊपर, और बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। मेरे ख्याल से शायद ये आगा खान जो डेवलपमेंट नेटवर्क है वो खुद ही नहीं चाहता है कि पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा मिले। वो बैकग्राउंड में रह के काम करना चाहते हैं, और अपने में भी जो उनकी आइडेंटिटी है, उनके जो नेटवर्क्स हैं, उनका जो बिजनेस है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप लाइमलाइट में आके और पॉलिटिकल लीनिंग में चले जाएंगे तो एक बार आप ऊपर उठेंगे, दूसरी बार कोई दूसरा आपको गिराएगा। तो यही मेरे ख्याल से इनकी रणनीति रही है, और यही आज तक चलता रहा है। बट बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कहा कि फिर भी आपको सजग रहना चाहिए, क्योंकि इनमें सारे वो तत्व हैं जो कि किसी भी तरह से मिसयूज हो सकते हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो रिलीजियस एंगल हो, चाहे वो प्रेजेंस, बहुत सेंसिटिव एरियाज में जो है प्रेजेंस होना उनका, और स्पेशली दोनों देशों में, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो, वहाँ की जो फाइनेंशियल कैपिटल्स हैं वहां पे इनका बहुत ज्यादा जोर है, बहुत पकड़ है। सो अच्छा लगा सुन के, और काफी कुछ मुझे पता है कि हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को भी इसमें पता लगा होगा, क्योंकि बहुत मतलब ऐसी बातें थी जो हिडन थी, आपके सामने होते हुए भी आपको कभी नहीं पता चली। सो दर्शकों से एक बार फिर से मैं कहूंगा कि प्लीज बताते रहें, हमें समझाते रहें कि आपको क्या अच्छा लगता है। कई कई हमने टॉपिक्स किए हैं और बहुत हिट्स हुए हैं, उस पे मिले हैं व्यूज, बहुत अच्छे मिले हैं, क्योंकि वो आपने हमारे को कहा था करने के लिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन आशीष। थैंक यू। नमस्कार, सिस्टर का जय।